नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद आज तीसरे दिन हालात सामान्य रहे। हिंसा में अब तक 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज की हैं और 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों की मदद के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 एफआईआर रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई ने कल होने वाली 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 73 और पूर्वी दिल्ली के 7 परीक्षा केंद्रों पर 27 फरवरी को परीक्षा नहीं होगी। हिंसा प्रभावित इलाकों में आज भी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले और आगजनी करने वाले लोगों में इलाके के नासिर गैंग और छेनू गैंग के बदमाश शामिल थे। पुलिस ने वीडियो फुटेज से 12 से ज्यादा बदमाशों की पहचान की है। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अजीत डोवल ने गृह मंत्री को हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थानीय लोगों से मुलाकात के बारे में जानकारी दी। एनएसए अजीत डोवल ने आज शाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके मौजपुर और घोंडा में हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। डोवल ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। अजीत डोवल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्रालय के आदेश पर आए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। अजीत डोवल की मौजूदगी में लोगों ने भारत माता की जय और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोर्ट और पुलिस के होते हुए दूसरा 1984 नहीं देख सकते। हिंसा मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली में दोबारा 1984 नहीं होने देंगे। पुलिस लोगों को भरोसा दिलाए कि वो सुरक्षित है। पुलिस हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। पुलिस भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में हालात बेहद गंभीर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बीजेपी के 3 नेताओं के भाषण के वीडियो भी देखे। वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने पर विचार करे। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर कल आगे की सुनवाई होगी। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने हिंसा को लेकर 5 सवाल पूछे हैं। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर डर और नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है और इन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने शांति मार्च का आयोजन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मार्च में शामिल हुई। ये मार्च गांधी स्मृति तक होना था, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को जनपथ पर रोक दिया। वहीं आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंसा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और दंगों पर सियासत का आरोप लगाया है। कृपा करके दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए, ये सब मत कीजिए। दंगों के घाव दिलों पर सालों साल रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली में हिंसा पर ट्वीट कर कहा कि शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जो हालात हैं उस पर विस्तृत समीक्षा की। पुलिस और दूसरी एजेंसियां शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। शांति और सद्भाव हमारा स्वभाव है। मैं दिल्ली के भाई बहनों से शांति और भाईचारे की अपील करता हूं।
जल्दी से जल्दी शांति और स्थिति को सामान्य होना जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा पर कविता लिखकर सरकार को घेरा है। ममता ने नरक शीर्षक से हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में ये कविता लिखी है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा रोकने में सरकार को नाकाम बताया है। क्या फायदे की आपकी मेजोरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत जब आप कुछ नहीं कर सकते? वहीं एनसीपी ने हिंसा की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हिंसा के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि असामाजिक तत्व अपने निजी फायदे के लिए जनता को भड़का रहे हैं। ये दिल्ली के आम आदमी ने नहीं किया, ये कुछ बाहरी तत्वों ने। इन लोगों की कारस्तानी है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के शहीद कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का भी ऐलान किया। उन्होंने रतन लाल के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही। दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हालात को काबू करने के लिए सेना की तैनाती की मांग भी की। दिल्ली हिंसा में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के सीकर के सदी नसर में राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। रतन लाल की अंतिम यात्रा में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रतन लाल 1998 में दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। दिल्ली में हिंसा भड़काने के पीछे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में अब भी लोगों को भड़काने में लगी हुई है। दिल्ली हिंसा पर पाकिस्तान के PM इमरान खान ने भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश की। इमरान ने ट्वीट किया, मैंने संयुक्त राष्ट्र में पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जब एक बार जिन्न बॉटल से बाहर आ जाएगा तो खून खराबा बहुत भीषण होगा। कश्मीर एक शुरुआत थी, अब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। विश्व समुदाय को अब आवश्यक रूप से कार्रवाई करनी होगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत में नाजियों से प्रेरित RSS की विचारधारा ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग मामले की सुनवाई 23 मार्च तक टल गई है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभी माहौल इस मामले की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो पेशेवर तरीके से काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने हिंसा में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस का मनोबल तोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि सार्वजनिक सड़क का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने हिंसा में मारे गए लोगों की तादाद पर चिंता जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। जनरल नरवणे को स्थानीय कमांडरों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूदा हालात, सीजफायर उल्लंघन, पाकिस्तान से घुसपैठ और सेना की जवाबी कार्रवाई और तैयारियों की जानकारी दी। सेना अध्यक्ष ने मुश्किल हालात में अलर्ट रहने और चौकस निगरानी रखने के लिए जवानों का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने जवानों से इमरजेंसी सुरक्षा हालात के लिए हर वक्त तैयार रहने को भी कहा। जनरल नरवणे ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को धोखाधड़ी के मामले में पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 2 मार्च तक जेल भेज दिया गया है। तीनों ने आज रामपुर की विशेष अदालत में सरेंडर किया था। कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद पेश न होने पर तीनों के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। तरह के उन लोगों पे अभियोग हैं जिसमें कि पुलिस द्वारा जो विवेचना की गई है, तमाम केसेस में आरोप पत्र प्रेषित किए गए हैं। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ जन्म के 2 प्रमाण पत्र बनवाने समेत अन्य मामलों में अदालत में पेश हुए थे। इस बीच यूपी पुलिस ने साफ किया कि आजम खान और उनका पूरा परिवार रामपुर जेल में ही रहेगा।